कहानी की शुरुआत एक निक नाम के अमेरिकन सोल्जर से होती है जो जापान की जेल में अपनी 10 साल की सजा काट रहा था। अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद होता देखकर निक अक्सर काफी शांत और उदास रहता था। एक दिन जब उसकी ड्यूटी बाथरूम साफ करने के काम पर लगी थी तो उसकी नजर एक कमरे में पड़ी जिसमें से 4-5 खूंखार आदमी निकल रहे थे। वे काफी खतरनाक और डरावने लग रहे थे और उन आदमियों के वहां से जाने के बाद जब निक उस कमरे में गया तो उसने देखा कि कमरे में एक छत पर एक आदमी लटका हुआ था। यह देखकर निक काफी ज्यादा घबरा गया और उसने उस आदमी की मदद करने के लिए तुरंत ही जेल के गार्ड्स को आवाज मारनी शुरू कर दी। गार्ड्स ने वहां पहुंचकर निक को शाबाशी देने की बजाय बहुत ही ज्यादा पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे जेल के कमरे में डाल दिया गया। वो कमरा बहुत ही छोटा सा और घुटन भरा था और जल्दी निक को एहसास हुआ कि वह उसी आदमी के साथ कमरा शेयर कर रहा था जिसे उसने बचाया था। असल में उस आदमी का नाम क्यूसी था जो सीरा मित्स्यु गैंग का एक मेंबर था। साथ ही उसे ये पता चलता है कि वो आदमी इस जेल से भागने का प्लान बना रहा है। यहाँ पर क्यूसी उसको कहता है कि मैं इस जेल से भागने का प्लान बना रहा हूँ जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और अगर निक इसमें उसकी मदद करेगा तो इसके बदले निक को सीरा मित्स्यु गैंग का सपोर्ट मिलेगा। असल में क्यूसी के मुताबिक सबसे पहले उन्हें एक तेज धार औजार की जरूरत थी जिसे ढूंढने की जिम्मेदारी निक पर रहेगी। इसके बाद उसे इस तेज धार हथियार से क्यूसी पर हमला करना होगा, जिसके बाद जेल गार्ड्स उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे जहां उसकी गैंग के आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होंगे। कुछ देर तक सोचने के बाद निक आखिरकार इस काम के लिए तैयार हो गया और उसे करने का मौका भी उसे जल्द ही मिल गया। जब सभी कैदियों को बाहर काम के लिए ले जाया गया तो उसने सही मौका मिलते ही एक पत्थर अपनी जेब में रख लिया। अपने कमरे में आने के बाद उसने उस पत्थर की धार को तेज करना शुरू कर दिया। इसके बाद क्यूसी अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह तैयार था, क्योंकि क्यूसी ने चोट लगने से पहले ही निक को याद दिलाया कि उसे समय रहते ही गार्ड्स को इस हादसे के बारे में बताना होगा ताकि वे जिंदा बच सके, वरना ज्यादा खून बहने के बाद वह मर सकता है। और निक ने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही क्यूसी के शरीर से खून निकला निक ने गार्ड को मदद के लिए बुला लिया। उसके चलते क्यूसी का प्लान पूरी तरह कामयाब हो गया। और इधर अगले दिन जेल से निक का स्टेटस काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आता है और शिरामित्सु गैंग के सपोर्ट के बाद से सब लोग उसे जेल में नियम के हिसाब से नहीं बल्कि वो जैसे चाहे वैसे जीने देते थे और धीरे धीरे उसकी सजा भी काफी कम हो गई थी। थोड़े ही समय बाद वह जेल से आजाद भी हो गया। अब निक पूरी तरह से बदल चुका था। निक जेल से निकलते ही उसने देखा कि गाड़ी उसके लिए पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी और उस गाड़ी में बैठकर वह सीधे शिरामित्सु गैंग के हेडक्वार्टर से मिलने गए, जहां गैंग के कुछ लीडर्स उसका इंतजार कर रहे थे। और निक से मिलते ही उन लोगों ने सबसे पहले क्यूसी की मदद करने के लिए उसका धन्यवाद किया और फिर उसे उसका पहला काम दिया जिसमें उसे एक अमेरिकन बिजनेसमैन से एक डील करनी थी। और इधर निक भी बिना कुछ सोचे इस काम के लिए तैयार हो गया। उसी शाम गैंग के मेंबर्स ने निक को खर्चे के लिए कुछ पैसे दिए, जिसके बाद निक आराम करने की बजाय शहर में घूमने चला गया। और कुछ देर तक घूमने के बाद वह एक बार में जाकर बैठ जाता है। उसकी नजर उस बार में एक जापानी औरत पर पड़ी। निक को उस औरत की पर्सनैलिटी काफी पसंद आई और वो उसे एक ही अच्छी टिप देकर सोने चला गया। अगली सुबह क्यूसी निक को डील के लिए एक मेटल फैक्ट्री में लेकर गया, जहाँ पर उसकी मुलाकात एथी नाम के एक अमेरिकन बिजनेसमैन से हुई। पर निक को वहाँ देखकर एथी कुछ खास खुश नहीं हुआ और उसने निक को बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया। साथ ही उसने बताया कि शिरामित्सु गैंग की कोई शर्त नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी बात उनके विरोधी शिशु गैंग से भी चल रही है। अगर तुम मुझे बढ़िया डील नहीं दोगे तो वह देगा। एथी बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहा था और निक बहुत अच्छे से जानता था कि अब बातचीत का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए उसने एक टाइपराइटर उठाकर एथी को पीटना शुरू कर दिया। और अपने इस बर्ताव से निक ने अपने इरादे साफ कर दिए, जिसके बाद एथी शिरामित्सु की शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया। काम खत्म करने के बाद क्यूसी और उसके साथ ही निक की पहली जीत का जश्न मनाने के लिए उसे एक बार में ले गया, जहाँ पर सभी लोग मजे कर रहे थे कि तभी अचानक शिशु गैंग के कुछ लोग वहाँ आ गए, जिसके बाद उस कमरे का माहौल काफी गर्म हो गया। अचानक शिशु गैंग के हेड ने निक को ताने मारना शुरू कर दिया, पर निक सुनकर चुप बैठने वालों में से नहीं था और उसने तुरंत ही एक बोतल उठाकर शिशु गैंग के लीडर के सर पर फोड़ दी, जिसके तुरंत बाद दोनों तरफ से एक दूसरे पर बंदूकें तान दी गई। पर उस वक्त शिशु गैंग के पास कम आदमी थे, जिसके चलते वह निक और उसके साथियों को सिर्फ धमकी देकर वहां से चला गया। पर इधर
धीरे धीरे निक अपने उबलते हुए गुस्से की बदौलत अपने सीरा मित्स्यू साथियों के दल में क्यूसी का भरोसा दोनों एक साथ जीत रहा था, जिसकी चलती क्यूसी ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट और याजू का क्लब का हिस्सा बनने का ऑफर दिया, जिसके लिए निक तुरंत ही तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद क्यूसी ने उसे उसका दूसरा काम दिया, जिसमें उसे एक पार्क ओनर से मिलना था जो शिरामित्सु गैंग की बात नहीं मान रहा था, और इस बार भी निक ने उसी अंदाज में काम किया जिसके लिए वे फेमस था। इस बार क्यूसी ने भी उसका साथ दिया और अपने तरीके से वो गैंग का दबदबा बढ़ाते जा रहे थे। इसके बाद क्यूसी निक को शिरामित्सु की एक नाइट क्लब में ले गया, जहां उसकी नजर फिर से एक बार उसी जापानी औरत पर पड़ी जो उस वक्त डांस कर रही थी। और तभी निक ने देखा कि क्यूसी अचानक उसे डांस फ्लोर से खींचता हुआ बाहर ले गया, और क्यूसी की आवाज में उस औरत के लिए चिंता और फिक्र झलक रही थी। जल्दी निक भी वहां पर पहुंच गया, जिसके बाद उसे पता चलता है कि यह लड़की क्यूसी की बहन मियू है, और साथ ही क्यूसी ने निक से उसे सही सलामत घर छोड़ आने के लिए कहा। लेकिन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मियू ने अचानक एक अलग ही रूप ले लिया, और उसने निक को छेड़ते हुए अंदर आने को कहा। और फिर कुछ देर शर्माने के बाद निक भी तैयार हो गया। अपनी बातचीत के दौरान निक की नजर मियू की पीठ पर बने याजू का क्लब के टैटू पर पड़ी, जो उसके अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते का सबूत था। अगले दिन लूसी ने निक को एक और काम दिया, जिसमें उसे एक अमेरिकन सोल्जर से हथियार की डीलिंग करनी थी। लेकिन इस डील की खबर शिरामित्सु की किसी मेंबर को नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब था कि निक को यहाँ सारा काम अकेले ही करना है। अगले दिन जब निक इस डील को करने के लिए डॉन पर पहुंचा, तो उसे वहाँ एक अनजान लाश दिखाई दी, और इससे पहले कि कुछ समझ पाता निक, अचानक शिशु गैंग के कुछ मेंबर्स वहाँ पहुँच गए। असल में वह लोग डील खराब करने और सारे पैसे लूटने के लिए आए थे, पर निक ने खतरे को पहले ही भांपते हुए $2 मिलियन को गाड़ी की सीट के नीचे छिपा दिया, जिसके चलते छू गैंग के सदस्यों को खाली हाथ वहाँ से जाना पड़ा। पर जाने से पहले उन्हीं में से दो आदमियों ने निक के ऊपर बंदूक तान दी। पहले तो निक उनकी बात मानता रहा, लेकिन जब उसे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ तो उसने अचानक ही एक आदमी की बंदूक छीनकर चू गैंग के दो सदस्य पर गोली चला दी, और यह देखकर बाकी आदमी पीछे हट गए। पर वे सभी ये जानते थे कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जो निक ने हरकत की है, इसका नतीजा काफी भारी होने वाला था, और वहाँ कुछ ऐसी घटना और इस घटना की खबर जल्दी शिरामित्सु गैंग के लीडर तक पहुँच गई, जिसके लिए उन्हें तुरंत मीटिंग बिठानी पड़ी, जिसमें निक और क्यूसी भी मौजूद थे। लीडर को शक था कि शायद उनमें से कोई आदमी है जो गद्दार है और जो डील की खबर इधर उधर देता है। जिस पर क्यूसी ने लीडर से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, पैसे बिल्कुल सही है। पर लीडर उसके बावजूद भी निक से कुछ खास खुश नहीं था, क्योंकि उसके मुताबिक निक की इस हरकत से एक बहुत बड़ी गैंग वॉर हो सकती है, और इसी गैंग वॉर को रोकने के लिए लीडर ने ट्रेडिशनल तरीके का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसमें माफी के तौर पर शिरामित्सु गैंग की तरफ से दो कटी हुई उंगलियां शिशु गैंग को जाएंगी, ताकि गैंग वॉर न हो सके। यह सुनकर क्यूसी को काफी बुरा लगा, क्योंकि उसी ने निक को इस काम के लिए खींचा था, और इसीलिए उसने निक के साथ इस सजा का भागीदार बनने का फैसला किया। जिसके बाद निक और क्यूसी ने अपनी एक एक उंगली काटकर लीडर के सामने रख दी। कुछ देर बाद गाड़ी में निक और शिरामित्सु के लीडर की बातचीत हुई। आम बातचीत में लीडर ने गैंग के अंदर एक गद्दार होने की आशंका जताई, जो उनकी जरूरी जानकारी बाहर दे रहा था। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी जंगल के बीचों बीच जाकर रुकी, जहाँ पर निक की इंफ्लूजन सेरेमनी थी, जिसमें निक को शिरामित्सु गैंग और उसके परिवार का एक भरोसेमंद सदस्य घोषित किया जाना था। परंपराओं के साथ इस समारोह को खत्म करने के बाद सभी लोग जश्न मनाने में मसरूफ हो गए, और इसी जश्न के दौरान निक क्यूसी के पास आया। उसने अपने और मियू के रिश्ते के बारे में बता दिया। इधर क्यूसी यह बात सुनकर पहले तो खुश नहीं था, क्योंकि मियू उसकी बहन थी, पर वह यह बात भी अच्छे से जानता था कि निक एक जिम्मेदार और भरोसेमंद आदमी है, और इसीलिए यह थोड़ी देर बाद क्यूसी ने इसके इस रिश्ते को अपना लिया, और उनके साथ ही निक से कहा कि अब वह दोनों सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भाई बन चुके हैं। अब निक पूरी तरह से शिरामित्सु गैंग का हिस्सा बन चुका था, और अब उसने अपनी वफादारी साबित करने के लिए याजू का किलन टैटू बनाने का फैसला किया। इस टैटू का डिजाइन गैंग को लेकर एक आदमी की वफादारी की कहानी को सुनाता है। इस सब के दौरान मियू उसके साथ थी, और वह काफी ज्यादा खुश भी थी, क्योंकि निक अब पूरी तरह से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। अगले कुछ दिनों में निक तेजी से आगे बढ़ता गया, और अब धीरे धीरे गैंग सभी उसका रुतबा बढ़ाती गई।
लेकिन अब भी उसकी पहली जिंदगी उसकी पूरी तरह से पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन जब वह म्यू के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था, तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो चेहरा को जाना पहचाना पड़ा। असल में यह शिशु गैंग का वही आदमी था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। और ये देखते ही निक पूरी तरह से चौकन्ना हो गया। उसके दिमाग में पहली चीज आई कि उसे म्यू को खतरे से बाहर रखना होगा। उधर शिशु गैंग के कुछ लोग सिरामित्सु गैंग के लीडर से मिलने के लिए उनके हेडक्वार्टर्स में पहुंच गए। असल में वो लोग सिरामित्सु के साथ एक डील करना चाहते थे, और उन्होंने किसी सीनियर मेंबर को भेजने की बजाय एक जवान लड़की को डील के लिए भेज दिया। और यह बात लीडर को कुछ पसंद नहीं आई, पर इसके बावजूद भी आरोची नामक एक सदस्य ने लीडर को यह डील एक्सेप्ट करने को कहा। लेकिन इस हरकत से लीडर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने तुरंत ही डील को कैंसिल कर दिया। उसी रात क्यूसी और आरोची एक साथ बार में शराब पी रहे थे। इस दौरान आरोची लीडर के ऊपर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसने आरोची की एक बात भी नहीं सुनी। और इधर क्यूसी उसके अंदर बढ़ते गुस्से को साफ साफ देख पा रहा था। उसने आरोची से कहा, अपने गुस्से पर काबू रखो यार। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आरोची गुस्से में बाहर चला गया, जहाँ उसकी मुलाकात म्यू से हुई। असल में आरोची और म्यू पहले एक दूसरे को काफी प्यार करते थे और आरोची अब भी उसे पसंद करता था। लेकिन म्यू ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद आरुचि ने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। फिर भी म्यू किसी तरह उससे भाग के अपने घर पहुंच जाती है। अगले दिन शिरामित्सु और शिशु गैंग एक बार फिर से मिले, और इस बार उन्होंने एक सुमो मैच के दौरान मिलने का फैसला किया, जो कि एक पुराना तरीका था। और इस बार शिशु गैंग का चेयरमैन खुद मिलने के लिए आया। असल में यह कोई बिजनेस डील नहीं, बल्कि शिशु गैंग तो यह चाहता था कि शिरामित्यु गैंग के लीडर को रिटायर करके शिरामित्यु को शिशु गैंग का ही एक हिस्सा बना दिया जाए। और शिशु गैंग इस ऑफर को सुनते ही पूरे कमरे का माहौल गर्म हो जाता है। लेकिन शिरामित्यु के लीडर ने इस ऑफर के लिए तुरंत ही मना कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से शिरामित्यु गैंग का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। और तभी निक ने बीच में शिशु गैंग के चेयरमैन को यह याद दिला दिया कि शिरामित्यु गैंग के अंदर भेड़िए रहते हैं, ना कि कमजोर कुत्ते। उसी शाम वापस घर जाते वक्त निक की मुलाकात अपने एक बहुत पुराने जानकार कोली से हुई, जो अमेरिकन फौज में उसका ही साथी था, जो कि फिलहाल छुट्टियों पर यहाँ घूमने आया था। पहले तो कोली ने निक को देखकर काफी खुशी जताई, पर जल्द ही उसने खुलासा किया कि वह जानता है कि निक ने मरने का नाटक किया था ताकि वह कोर्ट मार्शल से बच सके। और साथ ही उसने यह बताया कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा, और कुछ धमकियां भी देना शुरू कर दिया। निक को खतरे का एहसास होते ही उसने तुरंत अपना रूप बदल लिया और उसने पोली को अपने घर आने को कहा। जिसके बाद जैसे ही उसने सही मौका देखा तो उसने पोली की जान ले ली। अब लाश को ठिकाने लगाने के बाद वह मियू के पास चला गया, पर जैसे ही मियू ने दरवाजा खोला, निक की नजर उसके चेहरे पर लगी चोट पर गई और वो उसे गुस्से से देखने लगा। अब वो उस आदमी का नाम जानना चाहता था जिसने मियू पर हाथ उठाया, पर मियू उसका नाम बताने से साफ मना कर देती है। और साथ ही उसने निक को बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और यह खबर सुनने के बाद अचानक म्यू निक से जाने को कहती है। निक को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन चुपचाप म्यू की बात मानते हुए वहाँ से वो चला गया। लेकिन अब भी उसके दिमाग में सिर्फ म्यू की सुरक्षा ही घूम रही थी, और उसने सोच लिया कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, म्यू को खरोच तक नहीं आने देगा। अपने आने वाले बच्चे और म्यू के बारे में सोचकर निक तुरंत ही क्यूसी से मिलने के लिए पहुंच गया, और उसने क्यूसी के सामने शिरामित्सु गैंग छोड़ने की बात रख दी, ताकि वह इन सब चीजों से दूर म्यू के साथ खुशी खुशी रह सके। इधर क्यूसी ने भी गुस्सा न करने की बजाय उसे बड़े ही प्यार से अंदर बुलाकर उसके सामने दो तलवार रख दी, जिनमें से एक तलवार दूसरों को खत्म करने के लिए थी, एक उसके लिए। उसी ने बचपन से ही मियो का ध्यान रखा है, और अब उसे निक पर भरोसा था कि वह ये जिम्मेदारी उठा सकता है। निक ने भी क्यूसी से वादा करते हुए एक तलवार उठा ली, जिसके बाद उन दोनों ने साथ मिलकर पोली की लाश को दफनाकर सारे सबूत मिटा दिए। उधर शिशु गैंग के हेड क्वार्टर्स में आरोची शिशु गैंग का साथ देकर शिरामित्सु गैंग को अंदर से खत्म करने का प्लान बना चुका था। अगले दिन शिरामित्सु का लीडर निक और क्यूसी एक साथ ही दर्जी की दुकान पर पहुंचे, जहां दर्जी उसके सूट का नाप लेने के लिए
लीडर को कमरे में ले गया, पर कुछ ही देर बाद निक को कुछ गड़बड़ी महसूस हुई और वह लीडर को देखने के लिए उस कमरे में गया, जहां उसने देखा कि एक आदमी लीडर को मारने की कोशिश कर रहा था। निक ने तुरंत ही बीच में आकर लीडर को बचाने की कोशिश की और साथ ही क्यूसी ने पीछे से आकर उस आदमी पर गोली चला दी, जिसके बाद वो आदमी वहीं मर गया और वो तीनों वहां से निकल के भाग गए कि तभी शीशु गैंग के आदमियों ने उन पर हमला बोल दिया, जिनका सामना निक और क्यू ने पूरी वफादारी और बहादुरी के साथ किया। इस हमले में क्यूसी को गोली लग गई थी। यह देखकर निक और लीडर पूरी तरह टूट चुके थे। इस हमले के तुरंत बाद लीडर ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, जहां उसने खुलासा किया कि हमारे बीच में कोई गद्दार मौजूद है जो हमारी सारी खबर शीशु गैंग को दे रहा है और शीशु गैंग के इस हमले में अब गैंग वॉर भी शुरू हो चुका है और अब शिरामित्सु गैंग क्यूसी की हत्या का बदला जरूर लेगी। उधर जब निक क्यूसी की मौत की खबर म्यू को बताता है तो वह फूट फूट कर रोने लग गई और म्यू की रोने की आवाज सुनने से निक के अंदर और ज्यादा गुस्सा बढ़ रहा था। अगले दिन से ही निक और उसके साथियों ने एक एक करके शिशु गैंग के टॉप लीडर्स को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते शिरामित्सु गैंग इस लड़ाई में जीतने वाली थी। पर तभी एक शिशु गैंग ने एक बच्चे के जरिए शिरामित्सु के लीडर के पास एक मैसेज भेजा, जिसमें शिशु गैंग ने एक ही बार में लड़ाई को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। सामने दिखते हुए खतरे के बावजूद भी शिरामित्सु का लीडर इसके लिए मान गया, जिसके बाद निक और बाकी साथियों के साथ वह एक खाली डॉक पर पहुंचा, जहां शिशु गैंग पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन शिशु गैंग के बीच में आरोची को देखकर सभी लोग हैरान थे और वे समझ गए थे कि आरोची ही वो गद्दार है जो उनकी सारी खबर शिशु गैंग को दे रहा था। पर इसके धोखे के बावजूद भी शिरामित्सु के लीडर ने उसे एक और मौका देने को बोला और उसे गले लगा लिया ताकि वह अपनी गलती सुधार सके। तभी अचानक से आरोची ने लीडर की पीठ में छुरा भोंक दिया। अब शिरामित्सु गैंग खत्म हुई। उधर शिरामित्सु गैंग के बाकी सदस्य चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त वह लोग चारों तरफ से घिरे हुए थे। इसके बाद आरोची ने निक के सामने एक प्रस्ताव रख दिया, जिसके मुताबिक अगर निक म्यू को छोड़ देता है तो वह अपनी जान बचा सकता है। पर निक को तो उसकी फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह अचानक से ही एक स्नाइपर से निक के ऊपर गोली मार देता है। उधर शिशु गैंग ने पुलिस की मदद से शिरामित्सु गैंग के हेडक्वार्टर्स फिर रेड डलवा दी ताकि उनका बजट पूरी तरह खत्म हो सके। उस रात निक शिशु गैंग की नजर से बचते हुए म्यू के पास पहुंचा ताकि वह उसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सके, लेकिन अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसके दिल में अभी भी बदले की आग चल रही थी और इसीलिए वह क्यूसी की दी हुई तलवार लेकर सीधा शिशु गैंग के हेडक्वार्टर्स में पहुंच गया, जहां उसने शिशु गैंग के लीडर से सामने अपना बदला रखने की इच्छा जाहिर की। पर आरोची ने उसके हाथ से तलवार लेते हुए उसे एक आउटसाइडर यानी बाहरी इंसान बुलाया और कहा कि यह उनका हिस्सा नहीं है। पर तभी निक ने एक ही झटके में आरोची के गले पर हमला कर उसे खत्म कर दिया। तभी बाकी मेंबर्स ने उस पर अपनी बंदूक तान दी, लेकिन शिशु के लीडर ने उन सभी को रोक दिया और फिर निक को वहाँ से जाने को कहा, क्योंकि उसने अपना बदला पूरा कर लिया था। वहाँ से निकलकर निक अपने घर पहुंचा, जहाँ उसने म्यू को शिरामित्सु की देखरेख में छुपा रखा था और जैसे कि मियो को पता चला कि निक ने उसके भाई की मौत का बदला ले लिया, तो वह निक को गले लगाकर रोने लगी और उस दिन के बाद निक का रुतबा शिरामित्सु गैंग में और बढ़ गया और अब सभी लोग उसे अपने नए लीडर के रूप में देखने लगे। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।